मेरी बहन और मैं दोनों एक ही समय पर तो प्रणालियों से जागृत हुए। एक थी उन्मूलन प्रणाली, जो किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए शक्ति का उपभोग करती थी, जबकि दूसरी थी भंडारण क्षमता वाली संचय प्रणाली। बड़े भाई होने के नाते मुझे बचपन से ही अपनी बहन के कमजोर स्वास्थ्य की चिंता सताती रही, इसलिए मैंने शक्ति का उपभोग करने वाली उन्मूलन प्रणाली को चुना और और जल्द ही शहर का हीरो बन गया। इस बीच मेरी बहन को पीछे के इलाके में गोदाम प्रबंधक के रूप में ही काम करना पड़ा। एक बार ज़ॉम्बी के हमले में मैं बुरी तरह घायल हो गया और जब मुझे जीवित रहने के लिए सामान की जरूरत पड़ी, तो मैंने पाया कि मेरी बहन ने सुरक्षित घर को ताला लगा दिया था। उसने मुझे ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम हीरो बन रहे हो, जबकि मैं मल त्यागने की इस प्रणाली का उपयोग करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। मेरे मजबूत शरीर के बावजूद इसका उपयोग करने के बाद मैं इतना कमजोर हो जाता था मानो मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, और वह यह लाडली राजकुमारी जो बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल सकती। इसका एक बार उपयोग करने से शायद 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहती। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना चोरी होने से डरता है, वैसे ही उसने तुरंत दाईं ओर बने एलिमिनेशन सिस्टम की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां लाल आइकन को छुईं, उसके चेहरे पर एक आनंदित मुस्कान फैल गई। इस जीवन में अब मेरी बारी है वो हीरो बनने की जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। फिर उसने घमंड और तिरस्कार से भरी आंखों से मेरी ओर देखा। मूर्ख भाई, तुम्हें मैंने सबसे शक्तिशाली क्षमता हासिल कर ली है इस जीवन में, तुम ही मुझसे भीख मांगोगी। मैं सचमुच उस परित्यक्त जमाखोरी प्रणाली की ओर चल पड़ा। क्लोई, क्या तुम वाकई इसे लेना चाहती हो? यह तो लड़ाकू मशीन लग रही है, बहुत कठिन काम है। अपनी समझी हुई दिव्य क्षमता प्राप्त करने के बाद क्लोई अहंकार से फूल गई थी। उसने अपने बाल झटकते हुए बनावटी परिपक्वता से कहा, ईथन, इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। मैं सारी लड़ाई और गंदे काम संभाल लूंगी। वह सुनहरा वाला शायद सिर्फ भंडारण स्थान है, तुम्हारे जैसे सावधानी बरतने वाले के लिए एकदम सही। तुम व्यवस्था संभाल सकते हो मेरी रक्षा। मैंने मन ही मन उपहास किया, वह मुझे भी अपना औजार बनाना चाहती है। और फिर जैसे मैंने पिछले जन्म में उसकी रक्षा की थी, मुझसे हर तरह का प्रलय आने में 167 घंटे 59 मिनट बचे हैं। इस बीच अपने सिस्टम को सफलतापूर्वक बांधने के बाद क्लोई ने उत्साह से हवा में अपनी बाहें लहराईं। कॉफी टेबल पर रखी क्रिस्टल की ऐशट्रे पल भर में गायब हो गई। क्लोई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली और सांस लेने के लिए हाँफने लगी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी का भाव आ गया। यह तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में अब पहले जैसी निर्भरता नहीं थी, बल्कि नग्न अहंकार था। ईथन, मैं थोड़ी थकी हुई हूं, मुझे थोड़ा पानी ला दो और मुझे वह बैंक कार्ड दे दो जो मम्मी पापा ने हमें दिया था। मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी नौकर को आदेश दे रही हो। अपनी उस बहन को देखकर जिसने मुझे पिछले जन्म में अंधकार में नाराज हो कि मैंने लाल सिस्टम ले लिया, लेकिन मैं ये तुम्हारी रक्षा के लिए कर रही हूं, मैंने कहा। निकल जाओ। मैं खड़ी हुई और क्लोई को नीचे देखा। और ये मेरा घर है, तुम्हारे पास अपना सामान पैक करके निकलने के लिए 10 मिनट हैं, क्या तुम पागल हो? क्लोई ने आखिरकार अपना नाटक बंद कर दिया। मैंने सबसे शक्तिशाली शक्ति को जगा लिया है, क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? यह सोचकर कि मैं पिछले जन्म की तरह ही उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, मैं मुस्कुराई और क्लोई के करीब जाकर उसे एक कोने में धकेल दिया। सबसे शक्तिशाली क्षमता। मैंने अचानक उसके कान के पास दीवार पर जोरदार मुक्का मारा। क्लोई चीखी और सिर ढंककर नीचे बैठ गई। तुम्हारी तथाकथित क्षमता क्या बस तुम्हारे कुछ फटे पुराने कपड़ों को गायब करना है? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी क्षमता जो भी मुझे सामान देने से इनकार करेगा, मैं उसे गायब कर दूंगा। और तुम टूटे हुए गोदाम की रखवाली करने का क्या फायदा? तुम्हें फिर भी मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। क्या ऐसा है? तो तुम्हें शुभकामनाएं। मुझे उस पर और शब्द बर्बाद करने में आलस आ रहा था। मैं दरवाजे तक गया और उसे जोर से खोल दिया। अब तुरंत बाहर निकलो, वरना मैं सुरक्षाकर्मियों से तुम्हें घसीट मैं घुसपैठ के लिए पुलिस को बुला सकती हूँ। क्लोई ने मेरी दृढ़ पीठ की ओर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि तुम इतने निर्दयी हो। मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। जब प्रलय आएगी, मैं तुम्हें अपने कबाड़ के ढेर के साथ मुझसे भीख मांगते हुए देखूंगी। एथन, इसका पछतावा मत करना। क्लोई कमरे में दौड़ी और बेतरतीब ढंग से चरण एक सारे संबंध तोड़ दिए। अब वो एहसान फरामोश कभी भी धोखा देने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं आखिरकार खुलकर खेल सकता था। फिर मैंने अपना फोन निकाला और समय देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे। प्रलय आने में ठीक 7 दिन बचे थे। मैंने अपना घर, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख थी, 20% छूट पर ऑनलाइन लिस्ट कर दिया। माता पिता से मिली, निजी ऋणदाताओं को भी फोन किया
और एक पागल जुआरी की तरह। एक ही दोपहर में सभी प्रमुख ऑनलाइन ऋण प्लेटफार्मों और क्रेडिट कार्डों की अधिकतम सीमा तक पहुंच गया। मेरे पास 16 मिलियन की नकदी थी, ये काफी होना चाहिए था। अपने बैंक खाते में संख्याओं की उस चौंका देने वाली श्रृंखला को देखकर मुझे कोई उत्साह नहीं हुआ, केवल जल्दबाजी महसूस हुई। पैसा तो बस का। बाद में मालिक द्वारा धन की हेराफेरी करके भाग जाने पर इसे छोड़ दिया गया था। यह स्थान एकांत में था, चारों ओर खुला मैदान था, बचाव करना आसान था, हमला करना मुश्किल। मेरे पिछले जीवन में इस पर एक गिरोह का कब्जा था और यह सबसे बड़े उत्तरजीवी ठिकानों में से एक बन गया था। इस जीवन में यह मेरा होगा। मैंने उस बूढ़े व्यक्ति को उस जगह की रखवाली करते हुए चाबियां मिलते ही मैंने मुख्य द्वार बंद किया और विशाल भूमिगत शीत भंडारण में प्रवेश किया। हालांकि ये 2 साल से वीरान पड़ा था, लेकिन 10 मीटर भूमिगत होने के कारण यह ठंडा और नम बना हुआ था। लगभग 3000 वर्ग मीटर का यह भंडारण 8 मीटर ऊंची छत के साथ था। सिस्टम, वर्तमान स्थान को स्कैन करो। मैंने मन ही मन आदेश दिया। स्कैन पूरा हुआ। अर्थ स्पेस एंकरिंग को सक्रिय करें। एक बार एंकर हो जाने पर यह स्पेस वास्तविक दुनिया में एक सामग्री स्थानांतरण स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। आप बाहरी सामग्रियों को सीधे यहां टेलीपोर्ट कर सकते हैं और सिस्टम स्पेस से सामग्रियों को यहां छोड़ सकते हैं। एंकरिंग के बाद स्थान सुरक्षित हो जाते हैं। अब इसे भरने के लिए मैं सीधे शहर के सबसे बड़े कृषि थोक बाजार गया और जमकर ने बाजार प्रबंधन का भी ध्यान आकर्षित किया। लेकिन मेरी कहानी तैयार थी। मैंने उन्हें बताया, यह दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में स्थित कई बड़ी खानों के लिए वार्षिक आपूर्ति का भंडारण था और पहाड़ों को सील किए जाने के कारण अगले कुछ दिनों में सब कुछ तैयार होना था। इस युग में जहां पैसा ही सब कुछ है, जब तक पैसा सही हो, चाहे बहाना कितना भी हास्यास्पद क्यों न हो, कोई न कोई आपकी मदद कर ही देगा। जैसे ही रात हुई, सभी मजदूरों के सामान उतारने और चले जाने के बाद मैंने लोहे का गेट फिर से बंद कर दिया। विशाल कोल्ड स्टोरेज सामान से भरा हुआ था, मानो छोटे छोटे पहाड़ बने हों। मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के पहाड़ के पास गया, अपना हाथ उठाया और हथेली सबसे नीचे वाले बोरी पर रख दी। पल भर में 50 टन चावल हवा में गायब हो गए। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेत कमाल, सब कुछ मेरे हाथ में होने और सब कुछ नियंत्रित करने का यह एहसास मदहोश कर देने वाला था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। -60 डिग्री की ठंड में बिना किसी ताप स्रोत के यह खाना पत्थर की तरह जम जाएगा। मैंने दोस्तों से संपर्क करके 10,000 टन धुआं रहित कोयला और डीजल, साथ ही सौर पैनल और जनरेटर खरीदने को कहा। 7 दिन बचे थे। मुझे न तरफ से यह उसकी और उसके सीनियर रयान की एक तस्वीर थी, जिसमें वे एक महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। बेचारा भाई निकाले जाने के बाद अब इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो। रयान और मैं अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दूं। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, मेरे होठों पर। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और अपना फोन बंद कर दिया। मैं दूसरी मंजिल पर लटके लोहे के चबूतरे पर खड़ा था, दर्जनों मजदूरों को इस स्टील के विशालकाय ढांचे के भीतर चींटियों की तरह भागदौड़ करते देख रहा था। मालिक, क्या आपकी जरूरतें कुछ ज्यादा ही नहीं हैं? बोलने वाला ब्लेक था, शहर का सबसे कुशल ठेकेदार, जो अब अपने हाथों में मौजूद बारीक विवरण वाल। भाई, ये सस्ता नहीं होने वाला। पैसा तुम्हारे खाते में आ चुका है, 5 मिलियन एडवांस। मुझे ये 3 दिन में चाहिए। सारा सामान स्टॉक में होना चाहिए, और अगर नहीं तो दूसरे निर्माण स्थलों से ले लो। मैं अंतर का तिगुना भुगतान करूंगा। मैंने मुड़कर ब्लेक से नजरें मिलाईं। बस एक नियम, कारण मत पूछना, तस्वीरें मत लेना, सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करना। काम पूरा होने पर बॉस, आप मेरे पिता समान हैं। चूंकि आप इतने उदार हैं तो मुझे आपको बताने दीजिए, अगर मैं 3 दिनों में काम पूरा नहीं कर पाया तो आप मेरा सिर काटकर फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लेक को जोश से भरे हुए जात देख मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं जो बना रहा था वह सिर्फ एक आश्रय नहीं था, बल्कि प्रलय से स्वतंत्र एक पारिस्थितिकी तंत्र था। मैं कारखाने, भूख और ठंड ने लोगों को जानवरों में बदल दिया, तो भीड़ के सामने साधारण रोल अप दरवाजे कागज की तरह नाजुक हो गए। सिस्टम ने इन सभी निर्माण सामग्रियों को संग्रहित किया और ब्लूप्रिंट के अनुसार उनकी स्थिति को समायोजित किया। श्रमिकों के भोजन अवकाश के दौरान मैंने भारी विस्फोटरोधी कांच को हल्के से छुआ और दर्जनों टन सामग्री पल भर में गायब हो गई। फिर सिस्टम के सट जैसे ही आखिरी निर्माण वाहन चला गया, विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे बंद हो गया। पूरी तरह से मेरे स्वामित्व वाले इस स्टील के किले के केंद्र में खड़े होकर पहाड़ों की तरह ढेर लगे सामान से भरे कमरे को देखते हुए मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह काफी है। बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। मैंने अपने फोन का बैलेंस चेक किया, 5 लाख से भी कम बचा था। वैध माध्यमों से
दुनिया भर के प्रीमियम सामानों से भरा हुआ उस रात मैंने बॉन्डेज जोन के लगभग आधे कीमती गोदाम खाली कर दिए। तभी मेरे दिमाग में एक हल्का सा चुभने वाला दर्द हुआ, जिसने मुझे मानसिक ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग की चेतावनी दी। मैं अनिच्छा से रुक गया जैसे ही मैं जाने वाला था। ईंधनों की अचानक गर्जना ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। कई काली मॉडिफाइड एसयूवी बंदरगाह में। सामान हटाओ, जल्दी करो, ड्रैगन ने कहा था कि खेप आज रात ही हटानी होगी। अधिकारी कड़ी निगरानी रख रहे थे। जिन बक्सों को वे हटा रहे थे उन पर खतरनाक पदार्थों की चेतावनी साफ साफ लिखी हुई थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर सिस्टम की लंबी दूरी की स्कैनिंग चालू कर दी। स्कैन के नतीजे: टीएनटी विस्फोटक, डेटोनेटर, औद्योगिक नाइट्रिक एसिड, गोला बारूद। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उस टीएनटी को देखकर, जो न केवल ज़ॉम्बीज़ को उड़ा सकता था बल्कि किसी भी रक्षात्मक किलेबंदी को भेद सकता था। मैंने अपने होंठ चाट लिए। ये तो मेरे लिए एक तोहफा है। इन विस्फोटकों के साथ मेरे पास मेरा आखिरी तुरुप का पत्ता होगा। चूंकि ये मुझे संयोग से मिल गया है तो मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा। मैंने चुपचाप सिस्टम स्पेस की विशेषताओं का उपयोग करके गोदाम के पीछे की ओर, गोदाम के अंदर मौजूद सभी विस्फोटकों का पता लगाओ और उन्हें इकट्ठा करो। अंदर सामान ले जा रहे बदमाशों ने बस एक चमक देखी और उनके हाथों में पकड़े भारी बक्से अचानक गायब हो गए। हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। एक दर्जन से ज्यादा गिरोह के सदस्य जमे खड़े थे, खाली जगह को पकड़े हुए, एक दूसरे को हैरानी से घूर रहे थे। हे भगवान, बक्से कहाँ गए? तब तक मैंने उस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर बंदरगाह की बाहरी दीवार फांद ली थी और रात के अंधेरे में गायब हो गया था। 24 घंटे की उल्टी गिनती अपने आखिरी दिन भी शहर में चहल-पहल बनी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि यह पुरानी दुनिया का अंतिम समय है। मौसम विभाग ने ठंडी लहर की चेतावनी जारी की थी, जिसमें कल तापमान में 10 से 15 डिग्री की गिरावट का अनुमान। ज्यादा से ज्यादा वे एक अतिरिक्त लंबी अंडरवियर पहन लेते। मैं फिर बाहर नहीं निकला। पश्चिमी उपनगरों के किले में रहकर अंतिम जांच करता रहा। सभी दरवाजे और खिड़कियां वेल्ड करके बंद कर दी गई थीं। केवल एक मुख्य प्रवेश द्वार खुला था। मैंने सोशल मीडिया देखने के लिए आखिरी बार अपना फोन खोला। क्लोई ने 1 घंटे पहले एक अपडेट पोस्ट किया था, हालांकि सर्दी आ रही है। तुरंत बाद पिंगपोंग बॉल के आकार के ओलों की एक तेज बौछार धमाके से सुरक्षित कांच पर हुई। फिर दूसरा, तीसरा ओला आया। ओले गोलियों की तरह बरसने लगे। इसके बाद तेज हवाएं चलने लगीं और तापमान तेजी से गिर गया। मेरे फोन की स्क्रीन पर एक आपातकालीन समाचार अलर्ट दिखाई दिया। ब्रेकिंग न्यूज, सुपरपोलर वर्टेक्स के कारण अगले 3 घंटों में वैश्विक तापमान 50 डिग्री तक गिर। सभी नागरिक तुरंत घर लौटे। तुरंत। यह कोई अभ्यास नहीं है। प्रलय आ चुका था। महज 10 मिनट में बाहर की दुनिया का रंग बदल गया। सड़क की सतह अविश्वसनीय रूप से कम समय में मोटी काली बर्फ से जम गई। 1 दर्जन कारें आपस में टकरा गईं और तुरंत आग की लपटों में घिर गईं। लेकिन आग फैलने से पहले ही अत्यधिक ठंड ने उन्हें बुझा दिया और उन्हें एक भयानक अवस्था में ऐसा लगा जैसे उनकी सारी गर्मी निकल गई हो। उनकी हरकतें तुरंत रुक गईं, एकदम अकड़ गए। उनके चेहरे पर खौफ का भाव जम गया, मानो वे किसी सजीव बर्फ की मूर्ति में बदल गए हों। अंदर के थर्मामीटर ने दिखाया कि बाहर का तापमान -30 डिग्री से नीचे गिर गया था और अभी भी 1 डिग्री प्रति मिनट की दर से गिर रहा था। सुरक्षित घर के अंदर तापमान 24 डिग्री पर स्थिर था। मैंने अपनी जैकेट उतार दी, केवल एक पतली टी शर्ट पहने हुए और वैग। इसी बीच शहर के बीचों बीच एक आलीशान अपार्टमेंट में क्लोई ने अपने नए खरीदे कश्मीरी कंबल में खुद को लपेट लिया और अब भी वह बेकाबू होकर कांप रही थी। अभी अभी पाइप फटने के कारण पूरे कॉम्प्लेक्स का हीटिंग सिस्टम ठप हो गया था और अंदर का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया था। हालांकि अभी तक जानलेवा स्थिति नहीं थी, लेकिन लाड़ प्यार में पली बढ़ी क्लोई के लिए यह पहले से। बकवास बंद करो, मुझे भी ठंड लग रही है। ये मौसम अचानक से बदल गया। जल्दी से कुछ हीट पैक ढूंढो। हीट पैक उस डिब्बे में है। क्लोई ने कोने की ओर इशारा किया। इधर-उधर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें 10 से भी कम हीट पैक मिले, जो रात भर के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। रुको, तुम्हारे भाई के पास पैसे नहीं हैं। वह किसी आलीशान होटल में होगा या उसने हीटिंग उपकरण खरीद। मुझे अब याद आया, मैंने तुम्हारे भाई को पहले साउथ सिटी होलसेल मार्केट में देखा था। मैं दूर थी, लेकिन मुझे धुंधला सा याद है कि वह बार-बार पश्चिमी उपनगरों और एक कारखाने का जिक्र कर रहा था। वहां एक परित्यक्त कारखाना है। ऐसे समय में वह वहीं छिपा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन बाहर इतनी जोर से बर्फबारी हो रही है। क्लोई ने बाहर के भयानक बर्फीले तूफान। हमारे पास हीटर वाली कार है और एक बार जब हमें तुम्हारा भाई मिल जाएगा, जिसके दिमाग में तुम्हारा सिस्टम है, तो हम उसे आसानी से मार गिराएंगे। फिर उसका सारा सामान हमारा हो जाएगा। लालच ने डर पर काबू पा लिया। दोनों ने अपने सारे कपड़े लपेट लिए
और संघर्ष करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और कार में कूद पड़े। कार स्टार्ट हुई और जब गर्म हवा बाहर निकली, इसी बीच पश्चिमी उपनगरों में मैं निगरानी स्क्रीन के एक कोने को घूर रहा था। वहां कई आवारा कुत्ते एक साथ हदल्द होकर कांप रहे थे। अचानक एक कुत्ते का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी आंखें तुरंत खून से लाल हो गईं। एक तीखी अमानवीय चीख उस बंजर भूमि में गूंज उठी और वह विकृत ज़ोंबी कुत्ता अपने साथियों पर बेरहमी से झपटा। खून बर्फ पर फैल गया जो तुरंत ला। यह कोई साधारण वायरस नहीं है, यह अत्यधिक ठंड वाला ज़ॉम्बी वायरस है। इन्हें ठंड से डर नहीं लगता। जितनी ठंड बढ़ती है ये उतने ही उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। आखिरकार यहां पहुंच गया। मैं खड़ा हुआ और कंट्रोल पैनल की ओर चला और लाल बटन दबा दिया। लेवल 1 अलर्ट रक्षा मोड सक्रिय हो गया। पहली परिधि रक्षा पंक्ति की उच्च वोल्टेज वाली बिजली। आपका स्वागत है मेरे मेहमानों। पश्चिमी उपनगरों में बर्फीला तूफान एक भयानक तबाही में बदल गया था। दृश्यता 5 मीटर से भी कम हो गई थी। एक सफेद BMW X5 नशे में धुत व्यक्ति की तरह मुश्किल से उस सड़क पर रेंग रही थी जहां बर्फ पहले से ही आधा मीटर गहरी थी। हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या आपने नहीं कहा था कि यह केवल 20 किलो? GPS बता रहा है कि यह बस आगे ही है। धिक्कार है। मुझे सड़क बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। एक तेज आवाज आई और गाड़ी अचानक नीचे धंस गई, फिर पूरी तरह रुक गई। गाड़ी का निचला हिस्सा सड़क के बीचों बीच बर्फ के एक सख्त टुकड़े पर अटक गया था। गाड़ी खराब हो गई। रेयान ने हताशा में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मारे, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसे सख्त चमड़े के कवर से। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं मर जाऊं? रेयान, तुम निकम्मे चुप रहो। अगर तुम इतने काबिल हो तो गाड़ी चलाओ। रेयान भी भड़क उठा। उसकी जान बचाने की प्रवृत्ति ने उसके सामान्य दिखावे पर काबू पा लिया। बाहर निकलो। सामने जो काला साया है वह फैक्ट्री होनी चाहिए। हम पैदल चलेंगे। अब उन दोनों के पास कोई और चारा नहीं था। कार में रहना मतलब ठंड से मर जाना, उन्होंने कहा। जब उनके सामने उस वीरान कारखाने का विशाल ढांचा प्रकट हुआ तो वे दोनों घुटनों के बल रेंगते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचे। लेकिन सामने का नजारा देखकर वे दंग रह गए। यह कोई वीरान कारखाना नहीं था, यह स्पष्ट रूप से एक स्टील का किला था। पहले जर्जर हो चुकी लाल ईंटों की दीवारें पूरी तरह से चांदी धूसर धातु की प्लेटों से ढकी हुई थीं। क्लोई उस विशाल ठोस स्टील के द्वार। दोनों चिल्लाते चिल्लाते बेहाल हो गए, लेकिन उनकी आवाज तेज हवा में दब गई। अंदर मैं एक बड़े चमड़े के सोफे पर बैठा था। मेरे सामने निगरानी स्क्रीनों की एक दीवार थी। उन पर थर्मल इमेजिंग से बनी दो धुंधली लाल परछाइयां गेट से चिपकी हुई थीं, मानो दो बेचारी मक्खियां हों। मेरे बगल में एक छोटे से तांबे के बर्तन में लाल तेल उबल रहा था, जिससे एक बेहद स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें नहीं पता कि परेशान करना गैरकानूनी है? आधी रात को लोगों को परेशान करना गैरकानूनी है। यह आवाज सुनकर क्लोई की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। एथन, मैं हूं तुम्हारी बहन। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। हम मर रहे हैं बहन। मेरी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक हल्की सी आवाज आई, छी बत्तख की आंख थोड़ी ज्यादा पक गई है। तुमने खुद को क्या? बाहर क्लोई का दम घुटने लगा। मैं बाहर ठंड से कांप रही हूं और तुम अंदर गर्मागर्म खाना खा रहे हो, और वो भी बत्तख की आंत। उस लजीज खुशबू से उसके मुंह में तुरंत पानी आ गया और पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। एथन, बेवकूफ बनने का नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। मैं क्लोई हूं, तुम्हारी इकलौती बहन। अभी दरवाजा खोलो। अंदर आते ही मैं तुम्हें सब कुछ। क्लोई घबरा गई। एथन, तुम मर्द हो, इतने तुच्छ क्यों हो? मुझसे पहले गलती हुई थी, मैं अब माफी मांग रही हूं। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब दरवाजा खोलो। यह माफी नहीं थी, यह एक आदेश था उसके मन में। जब तक वह अपना सिर झुकाकर ये 3 शब्द कह देती, मुझे उसे माफ करना ही पड़ता। यही नियम 20 सालों से चला आ रहा था। अफसोस नियम बदल गए। अगर माफी से काम बन जाता, तुम अपनी सबसे ताकतवर क्षमता क्यों नहीं आजमाती? क्या तुम्हारे पास एलिमिनेशन सिस्टम नहीं है? ये शब्द क्लोई पर बिजली की तरह गिरे। है ना, मेरे पास क्षमता है। मैं उससे क्यों भीख मांगूं? ठीक है, अगर तुम इसे नहीं खोलोगी तो मैं खुद खोल दूंगी बाद में। मुझसे भीख मत मांगना। क्लोई की आंखों में एक क्रूर चमक कौंधी और उसने गहरी सांस ली। उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह उमड़ एली से एक लाल रोशनी निकली और दरवाजे पर जोर से टकराई। हालांकि दरवाजे के गायब होने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ, इसके बजाय लाल रोशनी एक अदृश्य दीवार से टकराने जैसी थी जो तुरंत वापस उछल गई, जिससे क्लोई का हाथ सुन्न हो गया और वह बर्फ में पीछे की ओर गिर पड़ी। सिस्टम चेतावनी, लक्ष्य वस्तु का घनत्व बहुत अधिक है और उच्च स्तरीय ऊर्जा से मजबूत अंतरिक्ष। मैं कैसे? मैं एक दरवाजा भी नहीं खोल सकती। मेरी बेरहम हंसी स्पीकर से सुनाई दी। मैं आपको बताना भूल गई थी कि इस दरवाजे पर मुझे एरोस्पेस ग्रेड मिश्र धातु के $5 मिलियन खर्च करने पड़े और मेरा सिस्टम आपके सिस्टम का मुकाबला करता है।
आपका खात्मा मेरे जमाखोरी को खत्म नहीं कर सकता, अब चले जाओ। मेरे दरवाजे पर पड़ी बर्फ को गंदा मत करो। स्पीकर बंद हो गया। फिर गेट के ऊपर लगी फ्लडलाइट्स अचानक कार खराब हो जाने के कारण वे कारखाने के गेट के पास हवा से सुरक्षित एक कोने में दुबक कर बैठ गए। अब क्या करें? मुझे अपने पैरों में कोई महसूस नहीं हो रहा। क्लोई के होंठ गहरे बैंगनी रंग के हो गए थे। उसकी पलकें बर्फ के क्रिस्टल से ढकी हुई थीं। रयान की हालत तो और भी खराब थी। उसने क्लोई को अपने कुछ कपड़ों में से एक दे दिया था और अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह। दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। कुछ चाहिए? मैं दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा था। मेरे हाथ में गर्मा गर्म सूप का अधूरा कटोरा था। ईथन, प्लीज मुझे बस एक घूंट दे दो, बस एक घूंट गर्म सूप। रयान आखिरकार टूट गया, बर्फ में घुटनों के बल बैठ गया और बेथाशा ऊपर की ओर झुकने लगा। मैंने तो तुम्हें पहले बास्केटबॉल भी सिखाया था, पुराने दिनों की याद में। बर्फ से ढके मांस के उस टुकड़े को झट से उठाकर सीधे अपने मुंह में ठूंसते हुए बिना चबाए ही उसे निगल जाना। उस पल की गर्माहट ने उसे तुष्टि से आह भरी। स्वादिष्ट, हाँ बहुत अच्छा। क्लोई ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया। खा तो लिया, अब यहां से चले जाओ, इससे पहले कि दोनों कुछ प्रतिक्रिया कर पाते। मेरे सुरक्षा तंत्र ने अभी अभी गंध से आकर्षित होकर आए कुछ छोटे दोस्तों का पता लगा लिया। दूर बर्फीले तूफान में अचानक कई चमकती हरी आंखें दिखाई दी। हवा में धीमी गुर्राहट सुनाई दी। ये उत्परिवर्तित पहला ज़ॉम्बी कुत्ता झपट्टा मारता है। उसका खुला मुंह सीधे रयान की जांघ पर निशाना साधता है। मदद करो एथन, मेरी मदद करो। रयान कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है और बेताब होकर कुत्ते को लात मारता है, लेकिन उस जीव को कोई दर्द महसूस नहीं होता। इस नाजुक क्षण में रयान की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई देती है। वह अचानक अपने बगल में खड़ी क्लोई को पकड़ मन ही मन दहाड़ती है, खत्म करो। विशाल तिब्बती मास्टिफ का सिर क्लोई की नाक से महज 1 सेंटीमीटर दूर पूरी तरह से गायब हो जाता है। केवल एक बिना सिर का शव क्लोई पर जोर से गिरता है, जिससे उसकी सांसें लगभग रुक जाती हैं। मेजबान ने प्रथम श्रेणी के उत्परिवर्ती को समाप्त कर दिया। अनुभव प्राप्त हुआ 10 अंक। सहनशक्ति में कमी की चेतावनी। क्लोई अपनी शक्ति खोती हुई महसूस। तुम जाना नहीं चाहती तो चलो, मैं तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखा देता हूं। मेरी आवाज एक बार फिर गूंजती है, जिसमें शैतानी आकर्षण है। 200 मीटर पूर्व में एक सुरक्षा चौकी है। आज रात बचने का यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। इतना कहते ही खिड़की पूरी तरह बंद हो जाती है। अंधेरे में कांपते हुए दो लोग रह जाते हैं और उनके चारों ओर हरी आंखें बढ़ती जाती हैं। चलो चौकी किसी तरह पुराने तख्तों और अखबारों से खिड़कियों को बंद करने में कामयाब होते हैं। क्लोई, क्या तुम ठीक हो? रेयान मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए उसके करीब आता है। अभी मैं कुत्ते को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें नहीं, गलत मत समझो। उस घटना के बाद उसका भोलापन आखिरकार टूट जाता है और उसके अंदर छिपी स्वार्थी और निर्मम प्रकृति साम है जानता है कि क्लोई अब उस भयानक विनाश प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। उसे मारना उसके लिए बहुत आसान होगा, वह केवल सहन कर सकता है। इस बीच सुरक्षित ठिकाने में मेरे हाथों में एक टैबलेट है। हालांकि सार्वजनिक नेटवर्क ठप है, फिर भी मेरा सैन्य स्तरीय सैटेलाइट रिसीवर वैश्विक सिग्नल पकड़ रहा है। दुनिया भर की खबरें स्क्रीन पर चल रही हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिए आपात जन्म में वह जगह वास्तव में शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा आधिकारिक गढ़ थी, लेकिन अत्यधिक लोगों के कारण आपूर्ति तेजी से कम हो गई और अव्यवस्थित प्रबंधन के चलते 1 महीने के भीतर ही कुख्यात अन्न भंडार दंगा भड़क उठा, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लगता है इतिहास का रुख नहीं बदला है। मैं समाचार बंद करता हूं और सिस्टम इंटरफेस खोलता हूं। वर्तमान मुझे पता था कि ज़ॉम्बी के दिमाग में मौजूद कोर का इस्तेमाल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है वह मूर्ख क्लोई कुत्ते को मारने में इतनी व्यस्त थी कि खुद को बचा नहीं पाई और युद्ध की सबसे कीमती चीजें बर्फ में ही छोड़ गई। ये मेरे अनुभव अंक हैं, इन्हें बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं एक हल्के नैनोथर्मल लड़ाकू सूट में बदल जाता हूं, पूरी तरह से सीलबंद नैनोथर्मल लड़ाकू सूट पहने और अपनी सामरिक कुल्हाड़ी को पकड़े हुए मैं पश्चिमी बाहरी इलाके के बंजर इलाके में आगे बढ़ता हूं। 50 मीटर आगे ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड सुरक्षा बूथ को घेरे हुए है। कुल 7 कुत्ते हैं। मैं अपनी सांसें नियंत्रित करता हूं, फिर बर्फ के ढेर के पीछे से बाहर निकलता हूं जहां मैं छिपा हुआ था। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता अभी भी बूथ पर वह अपना सिर तेजी से घुमाता है। उसकी भूतिया हरी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। वह अपने पिछले पैरों से जोर लगाता है। उसका विशाल शरीर किसी टैंक की तरह दौड़ता है। ठीक मेरे आधे मीटर की दूरी पर पहुंचते ही मैं अपना बायां हाथ उस विशालकाय कुत्ते के नीचे जमीन की ओर करता हूं। उसी क्षण 2 मीटर व्यास का बर्फ का एक टुकड़ा उसके नीचे जमी हुई जमीन के साथ हवा में
जब तुम गिरे हो तभी वार करो। मैं तुरंत गड्ढे में कूद जाता हूँ। मेरी सामरिक कुल्हाड़ी हवा में लहराती है और मैस्टिफ की नाजुक गर्दन के जोड़ पर बेरहमी से वार करती है। एक भयानक कुत्ते का सिर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। कुलीन उत्परिवर्ती हाउंड मारा गया। अनुभव 20 अंक। आइटम गिरा। टियर एक पावर कोर। मेरे अंदर प्रकाश की लहर दौड़ जाती है। मैं नीचे झुकता हूँ और अपनी घृणा को एक एक करके तुम सब मेरे अनुभव अंक हो। एक विचार के साथ मैं अपने सिस्टम स्पेस से एक संशोधित नेल गन निकालता हूं। अगले 5 मिनट तक मैं गड्ढे के तल पर ऐसे खड़ा रहता हूं जैसे निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा हूं। लड़ाई खत्म। मैं बाहर निकलता हूं और हर लाश की तलाशी लेता हूं। किस्मत मेरे साथ है। 7 कुत्तों से कुल 3 कोर मिले। सिस्टम अनुभव बार 45% तक बढ़ गया है। मैं कोर को अपने स्पेस में फेंक देता हूं और सुरक्षा बूथ की ओर चलता हूं। अंदर खाली है, केवल अस्तव्यस्त पैरों के निशान और नाखूनों से। मुझे इन दो तुच्छ मोहरों के कारनामों की कोई चिंता नहीं है। इस प्रलय में जीना अक्सर मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है, और चूंकि वे आधिकारिक आश्रय में चले गए हैं, उन्हें वहीं अपने इनाम का आनंद लेने दो। असली नरक तो यही है। मैं मुड़कर चला जाता हूं। मेरी परछाई बर्फीले तूफान में गायब हो जाती है। इस यात्रा से एक बात साबित होती है, इस दुनिया में जहां सारे ने इस जगह को अस्थायी आश्रय स्थल में बदल दिया गया है। हजारों जीवित बचे लोग प्रवेश द्वार पर जमा है। चीखें, गालियां और मदद की गुहारें मिलकर अफरा-तफरी का माहौल बना देती हैं। सशस्त्र सैनिक तनाव भरे चेहरों के साथ व्यवस्था बनाए रखते हैं। धक्का मुक्की मत करो, एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। तापमान की जांच आवश्यक है। किसी को भी चोट लगी हो उसे तुरंत अलग रखा जाएगा। मैं जागृत हूं, मैं जागृत हूं। क्लोई इस जीवन रेखा को थामे बेतहाशा हाथ हिलाते हुए चिल्लाई, मेरे पास शक्तियां हैं। मैं खास हूं। मुझे अंदर आने दो। मुझे तुम्हारे कमांडर से मिलना है। जागृत सिपाही रुक गया। हालांकि विशेष क्षमताओं वाले लोगों की पहचान करने के आदेश आए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे धोखेबाज सामने आ गए हैं। साबित करो, सिपाही ने ठंडे स्वर और सैकड़ों पाउंड का वह अवरोध पल भर में हवा में गायब हो जाता है, मानो वह कभी था ही नहीं। आसपास की भीड़ शांत हो जाती है। सैनिक की पुतलियां तेजी से सिकुड़ जाती हैं और वह तुरंत अपना रेडियो पकड़ लेता है, जागता है और प्रवेश द्वार दी पर दिखाई देता है। स्थानिक प्रकार नहीं, उन्मूलन प्रकार। आदेश मांगता है। 5 मिनट बाद क्लो और रयान को एक गर्म कार्यालय में ले जाया जाता। जीवित लोग भी अभी अभी यहां आते हुए। मैंने एक उत्परिवर्तित तिब्बती मास्टिफ को मार डाला। कमांडर हंसता है। उसका चेहरा ऐसा है जैसे उसने अभी अभी कोई चुटकुला सुना हो। छोटी बच्ची, एक कुत्ते को मारकर तुम अजय हो जाती हो। वह खड़ा होता है और खिड़की की ओर चलता है, बाहर मौजूद जोंबी की घनी भीड़ की ओर इशारा करते हुए। अब यहां दसियों हजार जोंबी हैं। तुम्हारी वह क्षमता। कमांडर का लहजा बदल जाता है जब उसकी नजर बाहर बर्फ से ढके रंबे पर पड़ती है। तुम्हारी क्षमता का एक ज्यादा उपयुक्त उद्देश्य है। बर्फीले तूफान ने सड़कें अवरुद्ध कर दी हैं। आपूर्ति ट्रक नहीं जा सकते। हवाई पट्टी बर्फ में दबी हुई है। हमें एक जीवन रेखा साफ करनी होगी। बर्फ हटाना। क्लोई बेहद अपमानित महसूस करती है। मुझे चीट सिस्टम वाली नायिका होना चाहिए। सर्वनाश। यहाँ काम नहीं मतलब खाना नहीं। यहाँ तक कि जागृत लोग भी अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। ठीक है, काम न करने का विकल्प चुनो। फिर निकलो और बर्फीले तूफान में वापस जाओ। वह अपना हाथ हिलाता है। उसके बगल में खड़े दो सैनिक तुरंत आगे बढ़ते हैं। उनकी बंदूकों की नालें थोड़ी ऊपर उठती हैं। रेयान के पैर डर से कांपने लगते हैं। वह जल्दी से क्लोई की आस्तीन पकड़ लेता। इसका हल बाद में निकाल लेंगे। क्लोई उन काली बंदूक की नालों को घूरती है, फिर बाहर की कड़ाके की ठंड के बारे में सोचती है। उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो जाता है। वह दांत पीसती है और शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती है। आधे घंटे बाद क्लोई को विशेष क्लीयरेंस यूनिट नंबर 098 में तैनात किया जाता है। उसका काम सरल है, निर्माण वाहनों के सामने खड़े होकर। हर बार जब वह अपनी शक्ति का प्रयोग करती है तो उसका शरीर पूरी तरह से थका हुआ महसूस होता है। जल्दी, क्या रुकावट है? पीछे काफिला इंतजार कर रहा है। सुपरवाइजर मेगाफोन से चिल्लाता है। रयान, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, को सबसे निचले स्तर की परिवहन टीम में नियुक्त किया जाता है। उसका काम ठंड से जम चुके या काटे गए लोगों को दाह संस्कार के गड्ढों तक ले जा। सैकड़ों लोग यहाँ ठसाठस भरे हुए हैं। पसीने और पैरों की दुर्गंध आपस में मिल रही है। क्लोई अपने सूजे हुए जख्मी हाथों को घूरती है। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह एथन के बारे में सोचती है, उस गर्म अंगीठी के बारे में। एथन, तुम इस समय खुद पर बहुत खुश होगे। क्लोई गंदे कंबल को कसकर पकड़ लेती है। उसके नाखून उसकी है। अपने ग्रेपलिंग हुक का इस्तेमाल करके मैं सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की तक चढ़ गया। तीसरी मंजिल पर फार्मेसी है,
यहाँ जॉम्बी कम है। कुछ भटकती हुई नर्स जॉम्बी को मारने के बाद मैं अलमारियों की ओर बढ़ा। मेरा हाथ अलमारियों पर घूमता है और दवाइयों की कतारें पल भर में गायब हो जाती हैं। मेरा हाथ घुमाते घुमाते नीचे से जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। मैं खिड़की के पास दो संशोधित बख्तरबंद गाड़ियां अस्पताल के गेट तोड़कर अंदर घुस जाती हैं। 7-8 पूरी तरह से हथियारों से लैस गुंडे ज़ॉम्बीज़ पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। गाड़ियों पर काले शार्क का निशान बना हुआ है। काला शार्क गिरोह। ये लोग फिर आगे लगता है। इन्हें भी दवाइयों का महत्व समझ आ गया है और ये रात के अंधेरे में लूटपाट करने आए हैं। क्या संयोग है। मैं ठंडी हूं। आसपास के कई ब्लॉकों से भी ज़ॉम्बी यहां खींचे चले आते हैं। जैसे ही ब्लैक शार्क गैंग लॉबी में घुसता है, जमीन अचानक फट जाती है। 3 मीटर से भी ज्यादा लंबा, गठीली मांसपेशियों वाला एक विशालकाय ज़ॉम्बी नीचे से फूट पड़ता है। टियर 2 म्यूटेंट टाइटन पावर टाइप। मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। टियर 2 म्यूटेंट, ये क्या हो रहा है। ये चीज क्या है। ब्लैक शार्क गैंग के सदस्य में पड़ी एक लावारिस स्ट्रेचर को उठाकर मैं उसे फ्रिस्बी की तरह फेंक देता हूं। ब्लैक शार्क गैंग के 2 सदस्य पल भर में चूर चूर हो जाते हैं। चारों ओर अफरा-तफरी मच जाती है। एकदम सही समय मेरी आंखें चमक उठती हैं। ये टाइटन का टियर 2 पावर कोर है। इससे मैं सीधे लेवल अप कर पाऊंगा और शायद एक नया कौशल भी अनलॉक कर पाऊंगा। मैं धैर्यपूर्वक ब्लैक शार्क गैंग के टाइटन की अब मेरा मौका है। बाज की तरह मैं तीसरी मंजिल से छलांग लगाता हूं। हवा में ही मैं अपने सिस्टम स्पेस से टीएनटी का एक बंडल निकालता हूं। मैं उसमें आग लगाता हूं। ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। टाइटन अपना मुंह खोलता है, सहज रूप से इसे भोजन समझकर, और उस पर झपट पड़ता है। मैं जमीन पर लुढ़कता हूं और एक खंभे के पीछे छिप जाता हूं। एक जोरदार धमाके से पूरी इमारत केवल एक विशाल बिना सिर का शव बचा होता है। मैं पास जाता हूं और कटे फटे मांस के ढेर में छानबीन करता हूं। आखिरकार मुझे अखरोट के आकार का एक कोर मिलता है। टियर 2 पावर कोर प्राप्त हुआ। उच्च शुद्धता वाला ऊर्जा स्रोत पाया गया। तुरंत अवशोषित करें और अपग्रेड करें। हाँ, मेरे हाथ में मौजूद कोर पल भर में मेरी हथेली में बहने वाली एक गर्म धारा में बदल जाता है। मुझे अपने शरीर की हर हड्डी चटकती हुई महसूस होती है। शक्ति मुझमें बेतहाशा दौड़ती है। सिस्टम अपग्रेड सफल। वर्तमान स्तर LV2। नया फंक्शन स्थानिक दरार ब्लेड को अनलॉक करता है। मानसिक ऊर्जा का उपभोग करता है। वास्तविकता में 1 मीटर की स्थानिक दरार पैदा करता है। पास के एक बख्तरबंद वाहन के भारी कवच पर हल्के से हाथ फेरता हूं। जैसे टोफू को काटा जाता है, वैसे ही कठोर स्टील की प्लेट एक चिकनी रेखा में फट जाती है। मैं संतुष्टि से अपनी क्षमता वापस ले लेता हूं और अभी भी चल रहे 2 बख्तरबंद वाहनों को देखता हूं। ये ब्लैक शार्क गैंग द्वारा पिछले कुछ दिनों में लूटे गए सामान से भरे हुए हैं। धन्यवाद सज्जनों। मैं जमीन पर आश्रय स्थल 7। यहाँ हवा का प्रवाह रुक गया है। एक तीखी दुर्गंध और निराशा की सीलन भरी गंध हर जगह व्याप्त है। जिस व्यायामशाला में कभी 50,000 लोग बैठते थे, अब वहां 30,000 से भी कम लोग हैं। व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। जनरेटरों के अंततः बंद हो जाने से सभ्यता की अंतिम झलक भी मिट गई है। अंधेरे में लोग अब इंसान नहीं, बल्कि भूखे। गोदाम खोलो। अधिकारी सब कुछ जमा कर रहे हैं, जबकि हम बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। दंगा बिना किसी चेतावनी के भड़क उठता है। हजारों भूखे प्यासे बचे हुए लोग सुरक्षा घेरे को तोड़कर ज्वार की तरह मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। गोलियों की आवाज, चीखें और मांस के फटने की आवाजें मिलकर अफरा-तफरी मचा देती हैं। कोई दर्शक दीर्घा के एक कोने में भागो भागो कहाँ। लोई बाहर के बर्फीले तूफान को निराशा से देखती है। बाहर का तापमान 60 डिग्री है। बाहर जाना आत्महत्या के समान है। पश्चिमी बाहरी इलाके में जाओ अपने भाई के पास। रेयान उसके कंधों को पकड़कर उसे जोर से हिलाता है। पहले हम दोनों अकेले नहीं जा सकते थे, लेकिन अगर हम इन्हें भी साथ ले जाएं तो। हजारों लोग। रेयान की आवाज में एक राक्षसी फुस। उसके पास कई भारी बख्तरबंद वाहन और भारी हथियार हैं, है ना। अगर आप उसे बताए कि पश्चिमी बाहरी इलाके में आपूर्ति, हीटिंग और बिजली से भरा एक किला है, तो आपको क्या लगता है कि वह क्या करेगा। क्लोई की आंखों में निराशा से आक्रोश का भाव आता है, जो अंततः उन्मादी दृढ़ संकल्प में बदल जाता है। तुम सही हो। मैं अकेले क्यों कष्ट सहूं, अगर तुम मुझे बचाने के लिए दरवाजा। मुझे पता है कि आपूर्ति कहाँ है। हजारों टन, साथ ही जनरेटर और पूरी तरह से सुरक्षित किलेबंदी भी। कमांडर तेजी से मुड़ता है और उसे ध्यान से देखता है। तुमने क्या कहा। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरे भाई की जगह है। वह एक ऐसा संग्राहक है जो जागृत हो चुका है प्रलय से पहले। उसने शहर के सभी कोल्ड स्टोरेज खाली कर दिए थे। यह पश्चिमी बाहरी इलाके में परित्यक्त मुक्ति की लालसा और हताशा की चमक के साथ यह खबर आश्रय स्थल में वायरस की तरह फैल जाती है। पश्चिमी बाहरी इलाके में
एक अनाज भंडार है। किसी स्वार्थी अमीर आदमी ने हजारों टन अनाज जमा कर रखा है। चलो उसे मार डालते हैं और सारा अनाज ले लेते हैं। पहले आपस में लड़ रहे दंगाई अचानक एक साझा लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। आधे घंटे बाद 5 भारी बख्तरबंद गार्ड देखते हैं कि तुम अब भी दरवाजा खोलने से इनकार करते हो या नहीं। काफिले के पीछे जीवित मनुष्यों की गंध से आकर्षित होकर ज़ोंबी का एक झुंड चुपचाप पीछा कर रहा है। स्टील के किले के अलार्म नहीं बजते, इसके बजाय बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी जोश भरी तीव्रता के साथ बज रही है। काले सामरिक कोट पहने मैं दूसरी मंजिल पर बुलेट प्रूफ फर्श से छत तक की खिड़की के दूर बर्फ में रेंगते हुए स्तंभ को आगे बढ़ते हुए देखता हूं। अंत में निगरानी स्क्रीन पर घनी लाल बिंदियों को देखकर मैं मुस्कुराता हूं। सिस्टम इंटरफेस पर एक चेतावनी दिखाई देती है। बड़े पैमाने पर शत्रुतापूर्ण लक्ष्य पास आते हुए देखे गए हैं। कितना अच्छा। मैं वाइन का एक छोटा सा घूंट लेता हूं। मुझे जरा भी चिंता नहीं है, बल्कि मैं उत्साहित हूं। पिछले कुछ दिनों से घर तलवार की धार पर नाचना ही प्रलय का सबसे बड़ा रोमांच है। काफिला औद्योगिक क्षेत्र से 500 मीटर दूर रुक जाता है। कमांडर की आवाज मेगाफोन से गूंजती है। ईथन, अंदर ध्यान से सुनो। हम शेल्टर 7 की आधिकारिक खोज और बचाव टीम है। हम अब कानूनी तौर पर आपकी आपूर्ति और आश्रय का अधिग्रहण कर रहे हैं। तुरंत हथियार डालो और गेट खोलो। मैं अपने माइक्रोफोन में हंसता हूं। जो दया को ठुकराते हैं उन्हें दया नहीं मिलती। क्लोई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आगे बढ़ सकती हो? ऊपर जाओ और आवाज लगाओ। देखते हैं पारिवारिक बंधन कैसे होते हैं। क्लोई को आगे धकेला जाता है। वह एक बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर मेगाफोन लेकर खड़ी हो जाती है। एथन, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। इन लोगों को देखो, ये भूखे मर रहे हैं। तुम अकेले ही ये सारा सामान। बहन, तुम अब भी कितनी भोली हो। तुम्हें लगता है कि इन सबको यहां लाना मुझे धमकी देगा? तुम तो अनुभव अंक दिला रही हो। गोली चलाओ। कमांडर का धैर्य टूट जाता है। एक आरपीजी रॉकेट कारखाने के गेट की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह टकराने वाला होता है एक अदृश्य अवरोध चमक उठता है। रॉकेट शीशे से टकराने की तरह उछलता है, अजीब तरह से अपना रास्ता। श प्रणाली अनुक्रम 2। बारूदी सुरंग सक्रिय मोर्चे पर दंगा करने वालों के नीचे की बर्फ अचानक धंस जाती है। सैकड़ों बारूदी सुरंगें एक के बाद एक फटती हैं। बर्फ पल भर में लाल हो जाती है। सैकड़ों लोग भाप बनकर उड़ जाते हैं, पीछे हटते हैं, गिर जाते हैं। भीड़ दहशत में पीछे की ओर भगदड़ मचाती है, लेकिन पीछे वाले आगे बढ़ते रहते हैं। दृश्य पल भर में पूरी तरह मदद करो, ज़ॉम्बीज़ ज़ॉम्बीज़ हमारे पीछे हैं, हम घिर गए हैं। क्लोई, आगे बिछे बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करो, जल्दी करो। कमांडर हताशा से आंखें मटकाए क्लोई के सिर पर बंदूक तान देता है। क्लोई बुरी तरह कांप रही है, आगे के इलाके पर अपनी ज़ॉम्बीज़ को हटाने की क्षमता का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बारूदी सुरंगें बहुत विशाल हैं, उसकी ताकत सागर में। कमांडर उसे वाहन से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और भागने की कोशिश में बख्तरबंद वाहन में कूद जाता है। लेकिन मैं उसे कैसे भागने दे सकता था? जब तुम इतनी दूर आए हो तो कुछ तो पीछे छोड़ जाओ। मैं छत पर खड़ा होकर अपना दाहिना हाथ उठाता हूं और घूमते हुए बख्तरबंद वाहन को पकड़ने का इशारा करता हूं। स्पेशियल रिप ब्लेड, एक काली दरार हवा में चीरती हुई। ऊंचे स्थान पर देवता की तरह खड़े उस व्यक्ति को घूरते हुए युद्ध पूरे 3 घंटे तक चलता है। 3,000 से अधिक सैनिकों की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। ताज़ा खून की गर्मी से बर्फ पिघल रही है, जो जल्दी ही जमकर लाल बर्फ की मोटी परत बन जाती है, जिससे ये जगह एक विशाल खुले मुर्दाघर में बदल जाती है। ज़ॉम्बी की भीड़ को भी मेरी भारी मशीन गन ने लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। बर्फीला तूफान रुक जाता है। गेट के सामने केवल 2 ही लोग बचे हैं, क्लोई और रयान। उनकी